सेहत टॉक्स की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर सुलेमान हूं और हम आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि कोविड-19 के हवाले से जो अब करंट इन्फॉर्मेशन WHO की वेबसाइट पर दस्तयाब है वो क्या है और हम किस तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 फरवरी को WHO ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 की जो वबा है उसमें मरीज़ को किस तरीके से देखा जाए, उसको किस तरीके से एवेलुएट किया जाए, किस तरीके से उसका इलाज किया जाए और किस तरीके से उसको फॉलो किया जाए। क्यों ये रिपोर्ट अहम है? ये रिपोर्ट इसलिए अहम है हमारे लिए कि जब हम मरीज़ों को घर पे केयर लेनी है और जब उनको मालूम होगा कि कौन सी साइंस हैं जिससे वो जिनको देख के वो एवेलुएट कर सकते हैं कि हमें अब हॉस्पिटल की नीड है या हमें डॉक्टर की नीड है, और कौन सी साइंस ऐसी हैं जिनको देखते हुए वो भी घर पे अपना इलाज कर सकते हैं, तो हमें डॉक्टर्स की हैसियत से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी मरीज़ की तरफ से और मरीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है अगर वो बर वक्त हॉस्पिटल पहुँच सके। तो इस हवाले से हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये रिपोर्ट केयर के नाम से कोविड-19 क्लिनिकल केयर पाथवे, इस रिपोर्ट की जा शाया हुई है WHO की वेबसाइट पे। इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है ताकि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप इस लिंक को ज़रूर जाके देखें और इवैल्यूएट करें और पढ़ें, और इसके बारे में कोई सवाल हो तो हम हाजिर हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं रिमार्क्स में और आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर इंशाल्लाह। अब हम इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा WHO की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि जो डैशबोर्ड है वो भी क्या बता रहा है। ये दुनिया भर में सिचुएशन है कोविड-19 की, और जहाँ जहाँ 50 लाख से ज़्यादा केसेस हुए हैं वो इलाका डार्क ब्लू शो हो रहा है, जिसे हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसी तरीके से कुछ हिस्से साउथ अमेरिका के हैं और रशियन फेडरेशन है, इंडिया है, इसी तरीके से ईरान है, यहाँ पे यूरोप के कुछ वेस्टर्न यूरोप के इलाके हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है और स्पेन है, इटली है, तो ये टर्की है। ये इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस इस वक्त तक देखे गए हैं। खैर, ये तो एक जनरल बात होगी। इस वक्त तक 4 फरवरी तक तकरीबन 38,65,48,962 टोटल केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के, जिनकी वजह से 57,05,754 डेथ्स हो चुकी हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है, और इस वक्त तक 1 अरब लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। जनरली हम देखते हैं कि ये जो केसेस में इंक्लाइन आना शुरू हुआ ये ऑब्वियसली जनवरी के बाद से, यानी लेट दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट होते होते ये हफ्तावार ये हम इंक्रीज़ देख रहे हैं केसेस के अंदर। इसी तरीके से डेथ्स के नंबर में भी इंक्रीज़ आ रहा है। अगर हम WHO के रीजन्स के हवाले से बात करें, जैसे कि ये जो WHO के रीजन्स है यूरोप, अमेरिकाज़, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक और अफ्रीका, इन रीजन्स के हवाले से देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि सबसे ज़्यादा केसेस यूरोप में देखे गए हैं, और केसेस का आगाज़ ये दिसंबर में हुआ जबकि ओमिक्रॉन वेव आना शुरू हुई और डेल्टा वेव को उसने बाईपास करना शुरू किया। और यहाँ से देखते हैं कि हम 27 दिसंबर के बाद से अब तकरीबन ये 4 हफ़्ते गुजरे और ये जनवरी के एंड में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस यूरोप में रिपोर्ट हुए हैं। और हमें ये बात अहम है समझना कि रिपोर्टेड केसेस और इन्फेक्शन में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों के इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें से कुछ के टेस्ट होते हैं और जो कि रिपोर्ट होते हैं, तो इन्फेक्शन नंबर्स कहीं ज़्यादा होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में कंपेयर टू द रिपोर्टेड नंबर्स। इसी तरीके से अगर अमेरिका की सिचुएशन देखी जाए तो ये मालूम होता है कि देखें ये वेव्स हैं जो कि आई जनवरी 2021 में वेव आई, फिर अप्रैल में आई, उसके बाद अगस्त में आई, और अब हम देख रहे हैं कि ये दिसंबर से जो वेव स्टार्ट हुई है और तेज़ी से बढ़ते बढ़ते केसेस की तादाद इंक्रीज़ होते होते अब यहाँ पे इस आखिरी हफ्ते में जनवरी के हमें कुछ इंक्रीज़ की परसेंटेज में कमी नज़र आनी शुरू हुई है कि इन 2 हफ्तों में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो थोड़े थोड़े से इनमें कमी आनी शुरू हुई है। बहुत तेज़ी से स्पाइक्स ऊपर अब नहीं जाती नज़र आ रही हैं हमको। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो कंट्री बाय कंट्री अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द वर्स्ट हिट, और इसके हवाले से जो कंफर्म केसेस थे वो बहुत सारे थे, और अब
जो वीकली चेंज है यहाँ पे जनवरी के बाद से हम देख रहे हैं कि केसेस में डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है, और लेकिन जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से केसेस का नंबर बढ़ रहा था उस तरीके से डेथ्स का नंबर अब नहीं बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली जो पिछले 3-4 हफ्तों में जो केसेस हुए उनके इम्पेक्ट अब होने कम स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं ग्लोबली सब तकरीबन अफेक्टेड हैं। नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब जगह पे चूँकि रिस्ट्रिक्शंस अब ओपन हो रही हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि अब लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं, तो हमें ये ज़िम्मेदार शहरी का होने का सबूत देते हुए हमें वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखना, ये हमारे लिए अहम बातें हैं जिन पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमारा डेटा है वो हमें क्या बता रहा है। तो कोविड-19 क्लिनिकल केयर पाथवे हमें डिस्कस करना है। इस हवाले से हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले केस को आइडेंटिफाई करना अहम है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैटेगराइज़ करना ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है और फिर उसकी फॉलोअप ज़रूरी है। 4 हिस्सों में ये काम जो है मरीज़ के साथ मरीज़ की सपोर्ट के लिए किया जाता है। इसमें अहम चीज़ ये है कि कितनी सीवियर बीमारी है और कितना रिस्की पेशेंट है। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अराउंड ये रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन घूम रही है जो कि जहन में रखने ज़रूरी हैं। हमें मालूम है कि ग्लोबल इवेंट है कोविड-19 और ये वुहान से स्टार्ट हुआ। बैट्स में इन्फेक्शन था पहले, चमगादड़ों में, उसके बाद ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ, जो कि होता नहीं है अमूमन। ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है और इसके फीचर्स में ये तेज़ बुखार, उसके अलावा ये खांसी, थकन और फिर ARDS की प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं इस बीमारी के फ़ीचर्स के अंदर। और जो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर हमें लिम्फोपीनिया, इज़ोनोपीनिया, यानी कि ये वो वाइट सेल्स हैं जो कि एलर्जी और इन्फेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। CBC की रिपोर्ट में उनकी कमी हो जाती है, इन्फेक्शन के जो मार्कर्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ हमें नज़र आती हैं अगर निमोनिया हो जाए किसी पेशेंट को, जो कि अब खुदा का शुक्र है कि ओमिक्रॉन के साथ ये लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन निमोनिया केसेस उतने नहीं रहे, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ब्रोंकस तक ही ये वायरस महदूद रहता है, ये नीचे नहीं जाता ज़्यादातर, इसीलिए ये सांस के रास्ते बाहर ज़्यादा आ रहा है और ये फैल तेज़ी से रहा। फिर अब हमें ये इम्पॉर्टेंट बात, मैंने कहा 2 पॉइंट्स हैं, एक तो रिस्क फैक्टर और एक ये बीमारी की जो सीवियरिटी है। रिस्क फैक्टर में हमें उन लोगों को पहचानना ज़रूरी है जिनके साथ बीमारी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है कि इनको अगर बीमारी हो तो उनको नुकसान ज़्यादा होने का चांस है। जैसे कि दिल के मरीज़ हैं, प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कैंसर, COPD के पेशेंट हैं, बुज़ुर्ग हजरात और बच्चे। COPD का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि जो सिगरेट स्मोकर्स के अंदर बीमारी होती है लंग्स की और वो मुसलसल बलगम बनती रहती है वहाँ पर और वो बलगम को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, तो उनको मुसलसल इन्फेक्शंस होते हैं जिसको COPD कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है WHO का बेस्ड ऑन डेटा है। डेटा जो है वो इमर्ज होता है रिपोर्टिंग से, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ केसेस हो रहे हैं वो लोग रिपोर्ट करते हैं और वो रिपोर्टिंग एक कॉमन डेटाबेस में जाती है जहाँ WHO के साइंटिस्ट उसे इवैल्यूएट करते हैं और जनरल गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जो कि दुनिया भर में फॉलो होती हैं। तो डेटा की बेस पे ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को बीमारी है या नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि क्लिनिकल पाथवे की इम्पोर्टेंस क्या है। दुनिया भर में जब मरीज़ का इलाज हो तो एक तरीके से हो, सब डॉक्टर्स को गाइडलाइंस मालूम हो, मरीज़ों को एक इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। ऑब्वियसली रीजन बाय रीजन दुनिया भर में तब्दीलियाँ हो सकती हैं कि हम पाकिस्तान में एक मरीज़ को एक तरीके से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली शायद इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल में, सऊदी अरब में या फिर USA में या लंदन में हम उसको डिफरेंट तरीके से शायद हैंडल करेंगे, लेकिन जनरल गाइडलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा जो कि पहले भी था। तो इसलिए रेलिवेंट डायग्नोसिस और इफ़ेक्टिव डायग्नोसिस ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि मरीज़ों को जनरलाइज तौर पे फ़ायदा हो सके, और इसका जो मकसद है वो ये है कि डेथ्स के अमल को कम से कम किया जा सके।
तो ये हमने अभी आपके साथ शेयर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कि इस वक्त तक क्या सिचुएशन है कि 1 अरब से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं, 57 लाख से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं और तकरीबन 38 करोड़ से ऊपर मरीज़ हो चुके हैं। अब ये जो केयर वर्ड है, इसका सबसे पहला जो सी है उसको हम देखते हैं कि ये CARE 4 हिस्सों में रिपोर्ट को डिवाइड किया गया है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये तमीद हम इसलिए बांध रहे हैं कि मरीज़ों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से उनको बीमारी को पहचानना है ताकि वो बर वक्त एक्शन ले सकें और अपना इलाज बर वक्त अवेलेबल कर सकें ताकि वो मौत से बच सकें। तो सबसे पहले तो कंफर्मेशन होनी बीमारी की ज़रूरी है कि पता हो कि मरीज़ को कि जी मुझे बीमारी है। उसके लिए NAT PCR और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि 2 अवेलेबल हैं इस वक्त। NAT इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि एक छोटा सा ज़र्रा वायरस का लेके उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं और लाखों की तादाद में, तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको पहचानना, देखना, उसको कलर करना, उसको नज़र में लेके आना पॉसिबल हो जाता है। तो NAT इज़ अ न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरस को एम्पलीफाई किया जा सकता है और फिर उसके इम्पैक्ट को देखा जा सकता है, तो उसको पहचान की जा सकती है। तो ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जो कि हेपेटाइटिस में भी यूज़ होता है और अब ये इस वायरस के लिए डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो हमने जैसे बताया अभी पहले भी कि मरीज़ों के सिम्टम्स, उसकी इमरजेंसी की साइंस और फिर उसके रिस्क फैक्टर्स, इसकी बेस पे असेसमेंट की जाती है कि इस पेशेंट का क्या किया जाए, इसको कितना सीवियर इलाज चाहिए, इसको कितना तेज़ी से इलाज चाहिए या इसको सिर्फ घर पे इलाज चाहिए। तो ये जो एवेलुएट करने का काम है, ये हमें ज़रूरी है कि जो भी क्लिनिकल केयर गिवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली है या फिर नर्स है या फिर प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जिसकी भी एडवाइस दी जा रही है वो ये ध्यान से बता सके कि इस वक्त इस मरीज़ को किस केयर की ज़रूरत है। सबसे पहले तो होना चाहिए मालूम कि रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट तो नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुज़ुर्ग हज़रात हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, लंग डिजीज़ है, स्ट्रोक के पेशेंट हैं यानी कि फालिज के मरीज़ हैं, भूलने की बीमारी जो नसियान जिसे कहते हैं डिमेंशिया वो है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसका सबको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, या फिर HIV के लिए, या फिर ऐसी कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जिनको कैसी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जा रही हैं जो कि बॉडी के निज़ाम, जो इम्यूनिटी का निज़ाम है उसको दबा के रखती हैं ताकि वो जो ग्राफ्ट लगी है बॉडी में वो रिजेक्ट ना हो। उस हवाले से वो ये मरीज़ रिस्क पर होते हैं ज़्यादा, या कैंसर पेशेंट्स हैं। तो रिस्क फैक्टर्स की वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ओल्ड एज की प्रेगनेंसी, ओल्ड एज मतलब कि 30-35 से ज़्यादा उम्र की एज में अगर प्रेगनेंसी हो तो वो एडवांस मैटरनल एज प्रेगनेंसी जिसमें कॉम्प्लिकेशंस का चांस हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी के साथ शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो या प्री क्लैम्पसिया हो, तो ये जो है रिस्की पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है कि उनको सीवियर बीमारी आ सकती है। तो क्या वो सिम्टम्स हैं जो सीवियर बीमारी को डिनोट करते हैं या उनकी पहचान करते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, लेबर्ड ब्रीदिंग यानी कि बहुत मुशक्क़त से सांस लिया जा रहा हो, बड़ी मुश्किल से सांस आ रहा हो, या फिर तेज़ सांस चल रहा हो और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वह हाथ पाँव नीले पड़ रहे हों, पेशेंट शॉक में जा रहा हो, कोमा में जा रहा हो, कन्फ्यूजन का शिकार हो रहा हो, तो ये वो साइंस हैं कि जो इमरजेंसी साइंस हैं जिसमें पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करना बहुत अहम है। इसी तरीके से अब जो रिस्पांस है वो डिपेंड करती है ऑब्वियसली इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर कि क्या सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ है, कितना उसका रिस्क है और उसकी कोमोबिडिटीज़ क्या क्या हैं पेशेंट की। तो अब ये जो रिस्पांस है वो ये रिस्पांस फैक्टर वो ये डिसाइड किया जा रहा है कि अगर अर्ली ऑनसेट है यानी बीमारी हो गई, माइल्ड डिजीज़ है, रिस्क फैक्टर नहीं है। ये 3 हिस्सों में इस चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है कि ऑनसेट, कि इसका बीमारी का ऑनसेट क्या है, फिर उसकी सिवियरिटी क्या है और उसके रिस्क क्या है। ये 3 चीज़ों को हमने एवेलुएट करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है, नॉन सीवियर सिम्टम्स हैं, विदाउट रिस्क है। 3 चीज़ों का यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि केयर प्लान के अंदर क्या है कि मॉनिटरिंग एट होम की जाएगी और सिम्टम मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव केयर पेशेंट को दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब ये विदाउट रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर डिजीज़ लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है, तो उसके अंदर भी यही है कि आपने कंटिन्यू करना है सिम्टम मैनेजमेंट को और एट होम केयर पेशेंट को मिलती रहेगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल के अब ये विद रिस्क फैक्टर अगर आ गया है पेशेंट,
आपके पास, जो कि हमने अभी डिस्कस किए रिस्क फैक्टर्स। 60 साल की उम्र है, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेगनेंट लेडीज़ हैं, या फिर कार्डियक डिजीज़ है, कैंसर है वगैरह वगैरह। तो उनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके नाम है सटोरिवमैब, कैस्ट्रिवमैब और इमडेविमैब। ये जो दाखिली 2 मेडिसिन हैं, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ काम तो करती हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ इनका रोल इतना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको समझा जाए कि फिर अगर ऐसे मरीज़ हों जिनमें रिस्क फैक्टर्स है और उनमें माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ शुरू हो रही है, तो उनको फिर ये दवाएँ दी जाती हैं, और ऑब्वियसली इसके लिए हॉस्पिटल में होना पेशेंट का ज़रूरी है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी है, स्टेरॉयड थेरेपी है। स्टेरॉयड थेरेपी मैं फिर बता दूं कि ये सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं हो सकती, डॉक्टर्स की निगरानी में होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म दवा होती है, इसका कोई मकसद होता है, इसके कोई टारगेट्स अचीव करने होते हैं, लिहाजा इसको एक ख़ास तरीके से यूज़ करना होता है। मरीज़ सेल्फ़ मेडिकेट करके मुश्किल में गिरफ़्तार हो सकता है, लिहाजा सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज आप ज़रूर जहन में रखें। फिर हॉस्पिटल में लेटने के बायस पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, यानी कि जो टांगें हैं उनमें खून जम सकता है, लोथड़े बन सकते हैं, वो जाके कहीं टूट के जाएंगे, ब्रेन में अटक जाएंगे, अटैक कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं, किडनी डैमेज कर सकते हैं। या फिर इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे, ताकि जो बीमारी का साइटोकाइन स्टॉर्म है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी कम से कम किया जा सके। तो ये तो हो गया। साथ साथ में सपोर्टिव मैनेजमेंट और केयर चलती रहेगी। तो ये तो हो गया रिस्पांस। अब है इवैल्यूएशन के रिकवरी जो है वो भी अपने इवैल्यूएट करनी है पेशेंट की। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रोल बहुत अहम है सारे सिनेरियो के अंदर, और डॉक्टर के ज़रिए निगरानी इलाज होना चाहिए, चाहे घर पे हो रहा हो चाहे हॉस्पिटल में हो रहा हो। और इलाज शुरू करने का फ़ैसला भी डॉक्टर करेगा, इलाज कंटिन्यू करने का डोजेस का फ़ैसला भी डॉक्टर करेगा, और इलाज को बंद करने का फ़ैसला भी डॉक्टर करेगा। और ये बहुत सख्त बात है जिस पे हम सबको सख्ती से अमल करना चाहिए कि हम इसमें कमी नहीं करें कि सेल्फ़ मेडिकेशन कर बैठें और नुकसान उठा लें। फिर जिनकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही हो उन लोगों को फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल रिजू करना चाहिए। फिर ये बताया गया है कि वर्सनिंग सिम्टम्स मरीज़ को मालूम होने चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स दवाओं के मालूम होने चाहिए, और पेशेंट और केयर गिवर शुड इमीडिएटली सीक एडवाइस फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो जो आप सबको इस रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है, वो ये है मेन कि आप बीमारी की सीवियर अलामात को पहचान सकें, बर वक्त एक्शन करके डॉक्टर्स को इत्तला कर सकें, ताकि मरीज़ को वो बर वक्त सपोर्ट मिल सके जिसका वो रवादार है। तो ये वही बात है कि कंप्लीटेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, HCPs के अंडर कंट्रोल सारा होना चाहिए। और जो भी एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हों उनका एक दुनिया में निज़ाम बना हुआ है, और आपकी कंट्री के थ्रू वो सिम्टम्स को रिपोर्ट किया जाता है एक ऑनगोइंग डेटा में, जो कि WHO के पास है, और ताकि वो सिम्टम्स को भी एवेल्यूएट किया जा सके और आगे बढ़ के देखा जा सके कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने का क्या तरीक़ेकार हो सकता है। बीमारी की नौइयत में तब्दीली कोई अगर हो तो वो रिपोर्ट होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस का मकसद एक तो ये होता है कि आपको यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट मिला, और दूसरा आपको बर वक्त इलाज मिला, और एक तरह का इलाज मिला दुनिया भर में। और फिर अगर वो सिम्टम्स कहीं ऐसे रिपोर्ट होते हैं तो दुनिया भर में उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो ये जो है सीने में दर्द, सांस तेज़ चलना, डिफ़िकल्ट चलना, दिल की धड़कन फास्ट होना, कन्फ्यूजन का होना, मेंटल स्टेटस चेंज होना, दिल की तेज़ धड़कन, बैठे बैठे सांस फूलना, ये वो अलामात हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये अगर अलामात हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट वर्स हो रहा है और हमें फ़ौरी तौर पे उसके साथ एक्टिविटी करनी चाहिए। तो आज की इस गुफ्तगू में आप सबके लिए यही टेक होम मैसेज था कि अपने आप को सेफ़ रखें, वैक्सीनेशन करवाइए ताकि आप रिस्क से बाहर आएँ। जिन जिन लोगों को रिस्क हैं उनके अतराफ़ जो लोग मौजूद हैं उनको डेफिनेटली वैक्सीनेट करना चाहिए अपने आप को, ताकि जल्द से जल्द उनको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो सके कि उनको मरीज़ की सेफ़्टी के लिए वैक्सीनेशन लगवानी है, ताकि बीमारी अगर उन तक पहुँचे तो वहाँ उनसे आगे ना बढ़ सके और उनके अंदर दम तोड़ जाए। तो जो लोग ऐसे हैं जैसे कैंसर पेशेंट किसी के घर में है, या कि ट्रांसप्लांट पेशेंट किसी घर में है, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव है, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये फैक्टर्स बैठ जाएँ और वो आपको मालूम रहे कि ये वो लोग हैं जो कि रिस्क पर हैं। तो अगर जैसे मुझे अगर ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरे अराउंड मेरी फैमिली है, तो अगर मेरी फैमिली वैक्सीनेटेड है तो ऑब्वियसली
बीमारी मुझ तक पहुंचने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो ये एक समाजी ज़िम्मेदारी है जो कि हम वैक्सीनेशन कराकर, हेल्दी लोग वैक्सीनेशन करा के उन लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं माशरे में जो हमारे ही साथ हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते और उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल सकती, तो उनके लिए हम ढाल हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए हम सबको खड़े होना चाहिए माशरे में और सपोर्ट करनी चाहिए एक दूसरे की। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स में हमें इंफॉर्मेशन दें, अपनी आरा का इजहार करें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। और इस रिपोर्ट के हवाले से या ट्रीटमेंट के हवाले से किसी का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दें और आपको मज़ीद गाइडेंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अगेन। टेक केयर।